जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि कैसे मैंने अपने इजी तरीके से आपको कॉल पुट समझा दिया है, तो वैसे ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन के बेसिक्स के बारे में, और ये ऑप्शन ट्रेनिंग का तीसरा पार्ट है। तो आज के वीडियो में सारे एग्जाम्पल के साथ वैसे ही सिंपल और इजी तरीके से समझाऊंगा, और ऑप्शन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है या वर्ड्स है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आगे जाके हेल्प रहे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि ऑप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन देखो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो आखिर ये कॉल ऑप्शन होता क्या और पुट ऑप्शन क्या होता है? जब भी मार्केट में प्राइस लगता है किसी को कि ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन लेता है, और जब भी किसी को लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो वो पुट ऑप्शन लेता है। सिंपल ये है। ठीक, तो आखिर कॉल एंड पुट ऑप्शन होता क्या है? अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल, खतरनाक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको जिंदगी भर हमेशा आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो देखिए, कॉल और पुट का एक विजुअल आपके सामने में रख रहा हूं। आपने फुटबॉल शब्द का नाम तो सुना ही होगा। फुटबॉल सुनते ही आपको समझ में आता है कि क्या होता है फुटबॉल। ये दो वर्ड से बना है, एक तो फुट और एक तो बॉल, दोनों वर्ड मिला के ये फुटबॉल बना है। तो मान लो फुटबॉल से ही आपको ये समझ में आता है कि एक खिलाड़ी होता है जो बॉल को मारता है। ठीक है, तो बॉल कहाँ ऊपर की तरफ जाती है और खिलाड़ी यहाँ पैर उसका कहाँ पे रहता है? जमीन पे रहता है। ठीक है, तो जो बॉल ऊपर जाती है तो बॉल को कॉल बोल सकते हो। बी को सी से रिप्लेस करो तो बॉल को कॉल बोला जा सकता है। सिमिलर है ना? ठीक है, सेम यहाँ नीचे है जो फुट है, जो खिलाड़ी का फुट है, उसको पुट भी बोल सकते हो। मतलब एक सिमिलर कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ये चीज़ों को आसानी से समझ जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फुट मतलब पैर जमीन पे रहता है, मतलब जो नीचे की तरफ जाता है उसको पुट बोल सकते हो, और जो बॉल मारने पे ऊपर जाता है, बॉल मीन्स कॉल, तो उसको आप कॉल बोल सकते हो। तो ये ऐसा विजुअल है कि आपके माइंड में हमेशा के लिए छप जाएगा, और कॉल और पुट में आपको कभी भी डिफरेंस नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा फुटबॉल पुट कॉल याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया? सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ना एक एग्रीमेंट, स्पेशल एग्रीमेंट बनता है। तो यहाँ पे एक रोहित जी हैं और एक तेजू भैया। तेजू भैया क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज और चालाक हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम तेजू भैया रखा है। तो रोहित जी के पास एक रेस्टोरेंट है या कैफे है जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए, जिसका मार्केट करंट वैल्यू है 10 लाख रुपए। और यहाँ पे तेजू भैया को एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन या कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि इस एरिया में या तो बड़ी कंपनी आने वाली है, कॉलेजेस आने वाले हैं, जिससे ये होगा कि इस रेस्टोरेंट पे या इस एरिया में लोगों का फुटफॉल, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि इस रेस्टोरेंट में भी लोग आएंगे या इस कैफ़े में भी लोग आएंगे, तो इससे इस कैफ़े का प्राइस अप जाने के चांसेस है। जो कि अभी 10 लाख है तो फ्यूचर में ये 15 लाख होने के संभावना है। तो तेजी भैया के माइंड में एक यहाँ पे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को भुना के जो मेरे पास है पैसे कमाया जाए। तो ये क्या करते हैं, रोहित जी से बात करते हैं और ये एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपका ये कैफ़े खरीदना चाहता हूँ करेंट प्राइस पे। तो रोहित जी भी बोलते हैं चलो मैं इसको बेच देना चाहता हूँ, लेकिन तेजू भैया बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं खरीदूंगा, 6 महीना के अंदर खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एडवांस या टोकन अमाउंट दे देता हूँ 1 लाख रुपए का। ठीक है, ताकि आप मेरे को 6 महीना के अंदर कभी भी ये प्रॉपर्टी सेल कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तेजू भैया रोहित जी को 1 लाख रुपया पेमेंट करते हैं। 1 लाख रुपया लेते ही रोहित जी को यहाँ पे ओब्लाइज होना पड़ता है एग्रीमेंट के लिए कि कभी भी तेजू भैया 6 महीना के अंदर ये बाई करेंगे तो मुझे सेल करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइस कुछ भी हो, 10 लाख 15 लाख कुछ भी हो। लेकिन तेजू भैया के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो बाई भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं बन रहा है, या कुछ भी मतलब बहाना बना के वो पीछे हट सकते हैं, तभी इसका नाम ऑप्शन है ना। लेकिन उन्होंने जो 1 लाख रुपया टोकन अमाउंट पे किया है वो हमेशा नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो वापस नहीं होगा, चाहे आप वो बाई करो चाहे आप बाई मत करो। ठीक है, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। ठीक है,
वो रिफंड नहीं होगा किसी भी केस में। तो देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो कंपनी और कॉलेज आएंगे तो प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में हल्ला हो गया कि आने वाले हैं लेकिन कोई नहीं आता है तो प्राइस डाउन जाएगा। इन केस में तेजू भैया को घाटा भी लग सकता है, वो आगे हम समझेंगे। अगर कुछ भी हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं होता है तो वो प्राइस फ्लैट रहने के चांस है। तो ये सारा सिनेरियो पूरा अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स करके देखते हैं किसका कितना घाटा हो रहा है, किसका कितना फायदा हो रहा है। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे कॉलेजेस आ जाती है और जो आईटी कंपनी है वो आ गई है, तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस शूट करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो कैफे का प्राइस है वो अब एज्यूम करते हैं कि 10 से कितना चला गया है, 15 लाख चला गया है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच वो कितना पे हुआ था, 10 लाख के प्राइस पे हुआ था कि इस पे मैं बाई करूँगा, ठीक है। तो इनका कॉस्ट कितना जाएगा वो देख लेते हैं। तो कॉस्ट 10 लाख तो चला जाएगा एग्रीमेंट का, जो मतलब एग्रीमेंट प्राइस है। लेकिन जो प्रीमियम जो और एडवांस जो पे किया था वो 1 लाख रुपए चला जाएगा, क्योंकि क्या था वो रिफंडेबल नहीं था किसी भी केस में, चाहे आप बाई करो या मत करो वो नॉन रिफंडेबल था, ठीक है। ये 1 लाख, तो अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो 11 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 15 में से 11 घटा दो तो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो कि अगर वहाँ पे ये जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं कि आती है, कॉलेज आता है या कंपनी जाती है, तो ये इन्होंने क्या किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का जो टोकन अमाउंट था वो डाल के सीधे यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट किया। मतलब क्या, 4x का प्रॉफिट हुआ है। ये बात आप समझ गए। अब दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। अगर मान लो कि वहाँ पे पहले खूब हल्ला हो गया था कि ये चीज़ें आएंगी वो चीज़ें आएंगी और वो नहीं आती है, कॉलेज और कंपनीज नहीं आती है, तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, डाउन हो गया। तो जो कैफ़े का प्राइस का वैल्यू है समझ लेते हैं कि वो 7 लाख पे आ गया, क्योंकि कोई कंपनी नहीं आती है। तो इनका कॉस्ट कितना बैठेगा, इन्होंने तो जो एग्रीमेंट किया था वो कितने पे किया था, एग्रीमेंट तो इन्होंने 10 लाख पे कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो फीस या एडवांस जो पेमेंट किया था वो 1 लाख किया था, तो इनको खर्चा कितना बैठ रहा है, 11 लाख बैठ रहा है। तो अगर ये 11 लाख इस पे खर्चा करेंगे और प्रॉपर्टी 7 लाख का ही है तो इनको घाटा कितने का लगेगा, इनको घाटा लग जाएगा 4 लाख का। अगर ये इसको डील को इनके साथ कंप्लीट करते हैं तो इन केस में क्या करेंगे कि ये डील को कंप्लीट नहीं करेंगे और छोड़ देंगे कि नहीं मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में इनका लॉस कितने का होगा, जो इन्होंने नॉन रिफंडेबल 1 लाख रुपया जो टोकन अमाउंट या एडवांस दिया था वो 1 लाख का क्या हो जाएगा, इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 1 लाख का लॉस रहेगा, ठीक है। तीसरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि मान लो कि ऐसा कुछ हल्ला ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं, तो प्राइस इंटैक्ट रहता है। मान लो 10 लाख का 10 लाख ही रहता है प्राइस, ठीक है। तो 10 लाख के प्राइस पे तब क्या होता है कि अगर तेजू भैया खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, इनका 10 लाख तो मान लो ये प्रॉपर्टी का प्राइस देना पड़ेगा और फीस जो ऑलरेडी नॉन रिफंडेबल 1 लाख लग गया था, ठीक है। तो इनका टोटल जो कॉस्ट आएगा वो कितने का आएगा, टोटल जो कॉस्ट आएगा 11 लाख का आएगा, 11 लाख, ठीक है। अगर ये बाई करना चाहते हैं या जो कंट्रैक्ट को ये क्या बोलना चाहते हैं सेटल करना चाहते हैं तो इनको 11 लाख देना पड़ेगा। इस केस में भी इनको 1 लाख का लॉस होगा। तो अगर ये चाहे तो इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉफिट वाला सीन नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि भाई मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इनका जो भी ये नॉन रिफंडेबल प्राइस था, नॉन रिफंडेबल जो फीस इसने पेमेंट किया था, एडवांस पेमेंट किया था, वो 1 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 सिनेरियो बना, ठीक है। 3 सिनेरियो में जो तेजू भैया थे वो क्या थे, कॉल के ऑप्शन के बायर थे, उन्होंने बाई किया था, ठीक है। कॉल उनको लगा था कि ये यहाँ पर चीज़ें आएंगी तो यहाँ पे प्राइस जाएगी, तो वो कॉल ऑप्शन बायर थे तेजू भैया अपने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हुआ। फर्स्ट सिनेरियो में क्या था कि अगर वहाँ पे चीज़ें होती है, प्राइस अप जाता है, 10 से 15 लाख हो जाता है मान लो प्राइस, तो इनको कितना प्रॉफिट होता है, 4 लाख का प्रॉफिट होता है। यही बात हुआ था ना, यही बात हमने समझा था फर्स्ट सिनेरियो में। तो इनमें ये हुआ ना
कि यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा के 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में मान लो यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो यहाँ पे प्राइस डाउन होकर 7 लाख हो जाएगा। तो अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे तेजू भैया है, मान लेते हैं तेजू भैया है, अगर ये एक्सरसाइज करते तो इनको 4 लाख का घाटा लगता, लेकिन इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया तो इनको 1 लाख का क्या, जो इन्होंने नॉन रिफंडेबल फीस पे किया था वही लॉस हुआ, ठीक है। तीसरे सिनेरियो में ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ना अप जाता है ना डाउन जाता है, तो फिर भी प्राइस 10 का 10 बना रहेगा। लेकिन इन्होंने जो प्रीमियम पे किया था, जिन्होंने एडवांस या टोकन मनी पे किया था 1 लाख का, वही इनको लॉस हो गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखो क्या होता है, 3 सिनेरियो बनते हैं जिसमें से 2 सिनेरियो में क्या होता है, तेजू भैया लॉस करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में यही है कि आपको 66% टाइम, मतलब 2 टाइम, 3 में से 2 टाइम आपको लॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम ही चांस है कि आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन देखो एज ए ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे हमेशा जो भी लॉस होगा ना वो यहाँ पे फिक्स है, 1 लाख से ज़्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं। जो आपने प्रीमियम पे कर दिया है ना उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉस है वो फिक्स है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। मान लो ये प्राइस 15 लाख गया तो आपका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। इनकेस ये प्राइस 15 लाख से 20 लाख चला जाए तब क्या होगा, तब आपका प्रॉफिट यहाँ पे 4 और 5 और जोड़ देते हैं तब 9 लाख रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एज ए ऑप्शन बायर आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस हमेशा आपका लिमिटेड रहेगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया सीधा और सिंपल बात में। वहीं यहाँ पे जो रोहित भाई साहब है जिन्होंने ये रेस्टोरेंट था या जो भी कैफ़े था, इनको 2 केस में, मतलब 3 में से 2 बार प्रॉफिट होगा, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है ना वो फिक्स है। प्रॉफिट क्या है, फिक्स है। यहाँ 2 बार 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है इनको, ठीक है। 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा 2 सिनेरियो में। लेकिन इस सिनेरियो में मान लो पहला सिनेरियो हो जाता है, अगर वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है तो यहाँ पे अगर उसका प्राइस 15 लाख गया तो 5 लाख का लॉस हो जाएगा इनको, ठीक है। अगर वही प्राइस 20 लाख चला गया तो इनको 9 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका लॉस है ना अनलिमिटेड है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है लिमिटेड है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। 66% टाइम ये प्रॉफिट करेंगे, लेकिन तेजू भैया ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उनका लॉस लिमिटेड रखना है, तो इनको 33% टाइम प्रॉफिट होगा। मतलब हर 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड में फ़ायदा इनको होने के चांसेज है और 1 में इनको होने के चांसेज है। लेकिन अभी आपको समझा दिया ना कि किस में लिमिटेड और किस में अनलिमिटेड है, वो आप चीज़ों को एक बार रिमाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन के कुछ वर्ड है, जारगन्स होते हैं जो शुरू में नए लोग हैं उनको पता नहीं होता है। जैसे कंट्रैक्ट हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, अंडरलाइन प्राइस हो गया, ऑप्शन प्रीमियम हो गया और ऑप्शन एक्सपायरी हो गया। तो इन सबको मैं आपके सामने करके समझा देता हूं ताकि ये कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आप इसको आसानी से समझ लोगे। तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल समझाया था एग्रीमेंट का, उसी पे समझा देता हूं। तो सबसे पहले समझ लेते अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉपर्टी मेन होता है जिस पे ये सारी चीज़ें बात होती है वो अंडरलाइंग होता है, जो कि हमने पहले वाले पार्ट में आपको बताया, वो अंडरलाइंग हो गया। और जिस प्राइस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो ये हमारे इनके बीच तेजू भैया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने प्राइस पे किया, 10 लाख पे किया। तो जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जिस प्राइस पे भी कॉन्ट्रैक्ट बने उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और जो भी ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में बन रहा है जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, आपका अंडरलाइन हो गया, आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। अब देखो प्रीमियम, तो जो भी यहाँ पे तेजू भैया ने रोहित जी को एडवांस पेमेंट किया या टोकन मनी पेमेंट किया या फीस जिसको बोलते हैं, उसको हम प्रीमियम बोलेंगे ऑप्शन में, ठीक है। जो भी हम पहले पेमेंट करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं।
और जितना टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे लिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरी बोलेंगे। ठीक है, वो एक्सपायरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे देखो ये एक्सपायरी है, मान लो एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऑप्शन का सी का एक्सपायरी हो जाएगा, मान लो सी। अब मान लो अभी 9 अक्टूबर चल रहा है तो इसका अक्टूबर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे होके नवंबर होगा, तो ऐसे ही 6 महीना का बाद जोड़ लो या दिसंबर जोड़ लो, तो ऐसे एक्सपायरी होता है। तो ये इसी चीज़ पे जितने दिनों के अंदर ये हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो हमें नवंबर का करना है तो ये हमारा एक्सपायरी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे आगे वाले होने वाले पार्ट्स में। ठीक है, ताकि आप स्लो सीखो लेकिन अच्छे तरीके से सीखो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम कॉल एंड पुट के ऊपर मास्टर क्लास करेंगे कि कब, कैसे और कौन सा कॉल हमें बाई करना है कि पुट बाई करना है, और कैसे हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।